हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीटेट के लिए 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्रश्न पहला है, शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना है, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है या अनुशासन बनाए रखना है? तो शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस शिक्षाविद ने किया था? बाल केंद्रित शिक्षा जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है, उसका समर्थन किस शिक्षाविद ने किया था? फ्रायड ने किया था, जॉन ड्यूई ने किया था, स्किनर ने किया था या पावलोव ने किया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करने वाले थे जॉन ड्यूई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीखने की परिभाषा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सीखने की परिभाषा से संबंधित है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना या खेल खेलना? तो सीखने की परिभाषा से संबंधित पूछा जा रहा है हमसे, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है पूछा गया है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? प्रेरणा नहीं है, रुचि नहीं है, बुद्धि नहीं है या ऊंचाई नहीं है? तो अधिगम को कौन सा कारक जो है प्रभावित नहीं करता? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्रिया प्रसार से, शास्त्रीय अनुबंधन से, सी है प्रायोगिक अनुबंधन और डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को, बिने को, स्किनर को या गार्डनर को? तो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया था, प्रायर ने दिया था, कोहलर ने दिया था या पियाजे ने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले गार्डनर थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? क्या बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या वृद्धावस्था है? तो सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आंतरिक प्रेरणा और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। तो प्रेरणा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। तो प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार के लिए पढ़ना, दंड के लिए पढ़ना, रुचि के कारण पढ़ना या अंक के लिए पढ़ना? तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रुचि के लिए पढ़ना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अधिगम का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी? पावलोव, स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो अधिगम का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी
किसके द्वारा दी गई थी? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को अलग करना, या ऑप्शन डी है परीक्षा परिणाम सुधारना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे से संबंधित है, स्किनर से, ऑप्शन सी गार्डनर से, या ऑप्शन डी फ्रायड से। तो अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? विद्यालय से, परिवार से, समाज से, या उपरोक्त सभी से। तो बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो इन तीनों से ही प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया स्थिर है, निरंतर है, सीमित है, या अस्थायी है? तो सीखने की प्रक्रिया कैसी है? तो सीखने की जो प्रक्रिया है वह निरंतर होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है? शारीरिक विकास है, भावनात्मक अस्थिरता है, बौद्धिक विकास है, या भाषा विकास है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भावनात्मक अस्थिरता किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है। प्रश्न 17 है, बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण से किया जाता है, या अभिरुचि परीक्षण से किया जाता है? तो बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? अभ्यास है, परिपक्वता है, प्रेरणा है, या स्मृति है? तो अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रेरणा। प्रेरणा अब अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कठोर अनुशासन है, बाह्य अनुशासन है, आत्म अनुशासन है, या दंडात्मक अनुशासन है? तो अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो आत्म अनुशासन अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? सभी समान होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, केवल बुद्धि में अंतर, और केवल या आयु में अंतर। तो बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है सभी अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्मृति का संबंध किससे है? सीखना से है, याद रखना से है, भूलना से है, या उपरोक्त सभी से है? तो स्मृति का संबंध इन तीनों से ही होता है। तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम में भूलने का मुख्य कारण क्या है? अभ्यास की कमी, प्रेरणा की अधिकता, रुचि की अधिकता, या पुनरावृत्ति? तो अधिगम में भूलने का मुख्य कारण होता है ऑप्शन ए अभ्यास में कमी। अगर अभ्यास में कमी है तो अधिगम में भूलने का वो मुख्य कारण बन जाता है। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार की शिक्षा में बालक सक्रिय रहता है? शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बालक केंद्रित, या परीक्षा केंद्रित? तो किस प्रकार की शिक्षा में बालक सक्रिय रहता है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें बालक सक्रिय होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? रटने से,
कल्पना शक्ति से, अनुशासन से या दंड से। तो सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? तो कल्पना शक्ति से होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भावात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, भावनाओं पर नियंत्रण, शारीरिक विकास या भाषा विकास। तो भावनात्मक विकास का अर्थ होता है भावनाओं पर नियंत्रण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण कौन सा है? भयमुक्त, दंड युक्त, सॉरी ये भय युक्त है, दंड युक्त, प्रोत्साहन युक्त या शोर युक्त। तो अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण कौन सा होता है? तो प्रोत्साहन युक्त जो वातावरण होता है वह अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण होता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति बनाए रखना, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना, दंड देना या नियंत्रण रखना। तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। बी ऑप्शन है परिपक्वता अधिगम में सहायक है, सी है अधिगम परिपक्वता को रोकता है और डी दोनों समान है। तो अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है? तो परिपक्वता अधिगम में सहायक होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? आदेश देना है, मार्गदर्शन करना है, दंड देना है या केवल पढ़ाना है? तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मार्गदर्शन करना शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हमने 10 से 11 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो आपके रिवीजन में बहुत ही काम आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।